वैन हाउस। दयानंद और उसकी बीवी अरुणा एक म्युनिसिपल स्कूल में टीचर्स जैसा काम कर रहे थे। उनके पास एक वैन था, उसमें ही दोनों मिलकर जाते थे। स्कूल में सब लोग उनका जोड़ा बहुत देखने लायक जोड़ा है कहते थे। उस वैन को दयानंद ही नहीं, अरुणा भी कभी कभी चलाती थी। एक दिन जब अरुणा वैन चला रही थी तो एक आदमी बहुत तेजी से रॉन्ग रूट में आकर वैन को टकरा कर नीचे गिर गया। बाद में उठकर अरुणा को उसकी मर्जी से गालियां देना शुरू किया। तब दयानंद, ए मिस्टर, तुम खुद रॉन्ग रूट में चलाकर आकर हमें टकरा कर ड्राइविंग करने वाली एक औरत है कहकर देखे बिना मन मर्जी से गालियां दे रहे हो, और तुमको चोट भी नहीं पहुंचा है ना? खुश होकर अब चलते बनो, कहा। तब वो आदमी और भी गुस्सा होकर, मेरा जीजाजी से कहकर तुम दोनों को क्या करता हूँ देख लेना। मेरा जीजाजी म्युनिसिपल कमिश्नर है, क्या सोचते हो, कहकर चला गया। उस एक्सीडेंट का परिणाम जल्द ही पता चला। स्कूल में उस पति पत्नी का व्यवहार सही नहीं है कहकर और स्कूल में बहुत कंप्लेंट भी आए हैं कहकर हेडमास्टर दोनों को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं, उनका घर म्युनिसिपल हद के हिसाब से ज्यादा है और 15 दिन में उनका घर तोड़ेंगे कहकर म्युनिसिपल ऑफिसर आकर नोटिस भी दिया। तब अरुणा के आंखों में आंसू भर आए। अरुणा, उस दिन मुझे वैन नहीं चलाना चाहिए था, सब कुछ मेरा कर्मा है। उसके ऊपर से हमें इस अन्याय को ऐसे चुपचाप सहना है क्या, पूछी। तब दयानंद, तुम्हारी कोई गलती नहीं है कहकर सब देखने वाले कहे थे ना, न्याय रूप से उसे सजा मिलना चाहिए, लेकिन आधिकारिक बल से और बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखो अरुणा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमें क्या करके जिंदगी गुजारना है उसके बारे में ज्यादा सोचना है, कहा। एक हफ्ते के बाद दयानंद वैन को लाकर घर के आगे रखा। उसे बहुत मेहनत करके एक वैन हाउस की तरह बदल दिया। उसे बीवी को दिखाकर, अब से यही हमारा घर है, बैंक में सब कुछ ड्रॉ करके इस वैन को खरीदकर एक घर के तरह रीमॉडल किया। लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, बेडरूम, ऐसा सब सुविधाएं हैं इसमें, तुम खुद देख लो, कहा। अरुणा वैन को देखकर, बहुत बढ़िया और सुंदर है हमारा ये वैन हाउस, बोली। तब दयानंद, अब से हमें पैसे कमाने के लिए सोचना है, देखो वैन के ऊपर क्या लिखा है, कहा। तब वैन के ऊपर देखा तो उधर अरुणोदया लोकल सर्विस कहकर लिखा हुआ था। तब दयानंद, अब समझ में आया, कहा। तब अरुणा हंसते हुए, तुम्हारा विचार मुझे अच्छी तरह समझ में आते हैं। तक हम लोकल में ट्रांसफर करके उसके लिए सर्विस चार्जेस लेते हुए अच्छे से कमा सकते हैं ना, बोली। ऐसे अरुणोदया सर्विस से दोनों बहुत व्यस्त बन गए थे। इतना बिजी हो गए थे कि उनका जोड़ा को कोई भी व्यापारी जैसे नहीं देख रहे थे, उनका घर का सदस्य जैसे देखने लगे। एक घर के आगे दया वैन को रोका तो उस घर के सामने एक औरत एक कैरेज पकड़कर, आ गई हो बेटी, ये लो, ये कैरेज मेरी बेटी को दे दो और गलत मत समझना, कहने वाला मेरे बेटे को ये स्वीट का पैकेट दे दो, अगर ये नहीं है तो वो खाना नहीं खाएगा, बोली। तब अरुणा, ठीक है, लेकिन इतना छोटा काम के लिए आप पैसे क्यों देना चाहते हैं, हम तो अपने हैं। ऐसे कहकर सबके साथ मिलजुल कर अच्छे से रिश्ता जोड़ने के वजह से उनका अरुणोदया कुरियर सर्विस वैन का बहुत कम समय में ही अच्छे से पब्लिसिटी मिला। एक दिन एक क्लिनिक से डॉक्टर भार्गव उनको फोन करके तुरंत आने के लिए कहे। तब दोनों उधर गए। उधर एक गर्भवती औरत के बगल में भार्गव था। तब डॉक्टर भार्गव, मैंने ही आपको फोन किया था, इस पेशेंट को और 1 घंटे में डिलीवरी होने वाला है, लेकिन इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, कार्डियोलॉजिस्ट के बिना मैं डिलीवरी नहीं कर सकता हूँ, शायद सिजेरियन की जरूरत पड़ेगी, आप इसे तुरंत रमेश हार्ट हॉस्पिटल के पास लेके जाना होगा, शायद डिलीवरी भी उधर ही हो सकता है, वे लोग ही कर सकते हैं, आपका सर्विस चार्जेस मुझे मेल कीजिए, मैं म्युनिसिपल कमिश्नर को फॉरवर्ड करता हूँ, अब वे गाँव में नहीं है, कहा। तब दयानंद, म्युनिसिपल कमिश्नर, उसका क्या संबंध है इसे, पूछा। तब डॉक्टर भार्गव, बिकॉज शी इज हिज वाइफ, जल्दी लेके जाइए, टाइम इज शॉर्ट, कहा। इतने में, अरे दीदी, मेरी दीदी को क्या हो गया है, कहकर कमिश्नर के साले जी आकर अरुणा को और दयानंद को देखकर, अरे आप लोग हो, कहा। तब पेशेंट को सेलेन के साथ वैन में चढ़ाए। भार्गव दयानंद से, अगर रास्ते में पेशेंट को चेस्ट में पेन आया तो तुरंत ये टैबलेट देना है, कहा। दयानंद, ओके, आई विल टेक केयर ऑफ हर, लेकिन आप एम्बुलेंस को फोन क्यों नहीं किया, पूछा। तब डॉक्टर, किया था, लेकिन एम्बुलेंस रास्ते में ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए आपको बुलाना पड़ा, कहा। तब दयानंद, अरुणा, क्विक, प्लीज टेक द ड्राइवर सीट, आई विल अटेंड टू द पेशेंट नीड्स, कहा।
ऐसे वो वैन रमेश हार्ट हॉस्पिटल में जाकर रुकी। उधर उस पेशेंट को सही से डिलीवरी हुआ। डॉक्टर रमेश, शी इज परफेक्टली ऑल राइट मिस्टर एंड मिसेस दयानंद, आप बहुत ध्यान से पेशेंट को बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दिया और इधर समय पर लेकर आए हो। यू बोथ आर रियली ग्रेट, कहा। उधर ही खड़ा हुआ कमिश्नर बगल में खड़ा हुआ उसका साले जी को एक मार के, ये आपके बारे में बुरा कहा तो इसका बातों में विश्वास करके आपको मैंने बहुत अन्याय किया था, मुझे माफ कीजिए। आपको फिर से पोस्टिंग ऑर्डर्स देता हूँ, आपको डबल बेडरूम फ्लैट भी सैंक्शन करवाता हूँ, कहा। तब दयानंद, नहीं सर, हमें फिर से नौकरी करने का मन नहीं है, हमारा वैन ही हमारा घर है, अगर हो सके तो हमारे घर को गिराने के लिए कुछ कॉम्पेंसेशन दिला दीजिए, वही बस है हमें, कहा। ऐसे वे पति पत्नी दोनों उस वैन हाउस में घूमते हुए सर्विस करते हुए खुशी से जीने लगे। वुडन स्टोव चिकन कुकिंग। बद्रा नाम के गांव में प्यारे नाम का एक रसोइया था। भीम नाम का व्यक्ति उसके पास काम करता था। भीम बड़ी मेहनत से काम करता था। अगर प्यारे बीच में चला जाता तो भीम खाना खुद बनाता था, लेकिन प्यारे उसको ठीक से तनख्वाह नहीं देता था। एक दिन अपने साथ काम करने वाली लक्ष्मी से भीम, दीदी, बड़े मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन प्यारे भैया मुझे ठीक से पैसे नहीं देते, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। यहाँ जो पैसे मिलते हैं ये घर चलाने के लिए काफी नहीं है दीदी, बच्चों का स्कूल फीस भरने के लिए मुझे उधार लेना पड़ता है। तब लक्ष्मी, भैया ये जो प्यारे हैं बहुत ही बड़ा कंजूस है, बहुत बड़ा कमीना है। इससे पहले भी जो उसके पास काम करते थे उन्हें बहुत परेशान करता था ये। जब एक आदमी ने कहा कि मैं काम छोड़ रहा हूँ तो इसने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया था। अगर तुम्हारा ऐसा कोई इरादा हो तो बिना बताए चुपचाप यहाँ से चले जाओ, समझे। इस तरह भीम ने अगले ही दिन प्यारे के पास काम करना छोड़ दिया। अपने घर के पास ही चिकन बेचने वाले साहू के पास उसने एक चिकन उधार में लिया और अपने घर पर पड़े लकड़ी के चूल्हे में उसने चिकन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। यूं देखते ही देखते उसके वुड स्टोव कुकिंग काफी मशहूर हो गया। यूं बिजनेस बढ़ने के कारण भीम का परिवार भी उसमें शामिल होने लगा। एक दिन प्यारे भीम के पास आया और उससे कहने लगा कि दोबारा उसके पास काम पर लग जाए। जब भीम ने मना कर दिया तो प्यारे वहां से गुस्से में चला गया। बाद में प्यारे दूर से खड़े होकर भीम का धंधा देखने लगा और अंदर ही अंदर जलने लगा। एक दिन प्यारे अपने साथ अपने दोस्त पुलिस कांस्टेबल को लेकर भीम के दुकान पर आया। अपने दोस्त पुलिस से, प्यारे भाई, मैंने इसी के बारे में बताया था, तुम तुरंत इसे गिरफ्तार कर लो, इतना ही नहीं जेल के अंदर डालकर खूब पिटाई करना। तब पुलिस वाला, अरे भैया, पहले ये तो बताओ कि इसने क्या चोरी की है, तब मैं इसे गिरफ्तार करूंगा ना। कल से बस तंग करे जा रहे हो, इसे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। यूं किसी को गिरफ्तार करना कोई आसान चीज नहीं है। तब प्यारे, भाई, मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगा कि इसने क्या किया है। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? तुम पहले उसे गिरफ्तार तो करो, उसे वहाँ चिकन नहीं बेचना चाहिए। अरे मुझ पर यकीन करो भाई। उन दोनों को यूं बात करते हुए देखकर चिकन शॉप वाला साहू वहां पहुंचा। साहू पुलिस वाले से, आप ये बहुत बड़ा पागल है, आप इसे कहां से पकड़ लाए? ये परसों मेरे दुकान पर आया था और इसने मुझे भीम को चिकन बेचने से रोका। कहने लगा कि मेरा दोस्त बहुत बड़ा पुलिस अफसर है, अगर तुमने भीम को चिकन बेचा तो मैं उसे ले आऊंगा और तुम्हें झूठे केस में अंदर डाल दूंगा। तब मैंने इससे कहा था कि मेरा दोस्त सही है, तब ये डर के मारे वहां से खिसक गया साहब। तब पुलिस वाला, अरे प्यारे, पहले ये तो बताओ कि इसने क्या चोरी किया है, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब प्यारे, अरे भाई, ये तुमने क्या पूछ लिया? ये मेरे पास आया और इसने मुझसे खाना बनाने का तरीका छीन लिया, चोरी कर ली। वो सीख कर ही तो ये यहाँ पर ढाबा चला रहा है। तब पुलिस वाला, क्यों रे कमीने, इसने तुझसे खाना बनाने का तरीका चुराया है? तुमने पुलिस वालों को मजाक समझ रखा है, ऊपर से भाई भाई कहकर ऐसा केस बनाने के लिए कहते हो और मेरे नौकरी को ही खतरे में डालते हो। रुक, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ कमीने। कहकर अपने हाथ में पकड़े हुए लाठी से उसने प्यारे को खूब मारा। वो मार खाकर प्यारे वहां से भाग गया। ये देखकर भीम और साहू दोनों जोर जोर से हंसने लगे। बैम्बू मटन बिरयानी। एक गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वो एक छोटे से फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन गोपाल बहुत चिंता में घर लौटा। उसे देखकर उसकी पत्नी दिव्या, आप यूं मुंह लटकाए हुए आ रहे हो का मतलब यही है ना कि आपका फैक्ट्री बंद हो गया? हम तो जानते ही थे कि कभी ना कभी ये होगा, तो आप परेशान क्यों होते हो? कोई और नौकरी ढूंढ लो।
गोपाल, अरे दिव्या, बहुत दिनों से मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अब कोई नौकरी मिलेगी। तब दिव्या, अरे नौकरी नहीं मिली तो क्या, जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप मटन बिरयानी तो बहुत बढ़िया बनाते हो। आपके बनाए हुए मटन बिरयानी को तो खाने के बाद लोग 2-2 दिन तक उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आप एक ढाबा क्यों नहीं खोल लेते? मैं भी आपकी मदद करूंगी। 1 महीने के अंदर अंदर गोपाल और दिव्या ने मिलकर एक ढाबा खोला। लोगों को गोपाल का बनाया हुआ मटन बिरयानी का स्वाद खूब अच्छा लगा, इसलिए लोग वहां पर उमड़ने लगे और इस तरह गोपाल खूब पैसे कमाने लगा। एक छोटे से फैक्ट्री में काम करने वाले गोपाल ने जब इतना सारा पैसा देखा तो उसके मन में लालच जगा और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वो धीरे धीरे बिरयानी में मटन की मात्रा को कम करने लगा और बिरयानी बनाने के लिए वो मिलावटी वस्तुओं को इस्तेमाल करने लगा। एक दिन कॉलेज की कुछ लड़कियां आकर गोपाल के दुकान पर मटन बिरयानी खाने लगी। उनमें से श्वेता नाम की एक लड़की गोपाल के पास गई और भाई गोपाल, इस बार जो तुमने बिरयानी बनाया है उसमें कोई कमी है। लगता है तुम मिलावटी सामान इस्तेमाल कर रहे हो। हम लोग पर्यावरण संरक्षण केंद्र से आए हैं। हम हर होटल या ढाबे में जाकर वहाँ के खाने का स्वाद देखकर उनके बारे में लिखते हैं। हम कल दोबारा आएंगे। कल मटन बिरयानी ठीक से बनाना। तब गोपाल गुस्से में, आप क्या समझती हो कि आप नहीं बोलेंगे तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे खाने के लिए? ये मेरा ढाबा है, मेरी मर्जी है, आपको जो करना है करो। तब श्वेता, हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ गोपाल के ढाबे में हूँ। मेरे फ्रेंड्स और मैं हमने यहाँ मटन बिरयानी खाया है। यहाँ प्रदूषण को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ चारों तरफ प्लास्टिक के प्लेट्स, ग्लासेस और बॉटल पड़े हुए हैं और जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है वो भी साफ नहीं है। यहाँ अगर आप लोगों ने बिरयानी खाया तो आपकी सेहत को हानि हो सकता है। यूं कहकर उसने एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया में पोस्ट किया। इस वीडियो को देखकर लोगों ने गोपाल के ढाबा में आना छोड़ दिया। तब गोपाल श्वेता से, मुझे माफ कर दो बहन, तुम्हारे वीडियो को देखकर लोगों ने मेरे ढाबे में आना बंद कर दिया है। अब तुम ही कुछ ऐसा करो कि फिर से लोग मेरे ढाबे में आना शुरू कर दें। तब श्वेता ने गोपाल से कुछ कहा। अब मैंने जैसे कहा आप करो, आपके ढाबे में फिर से लोग आना शुरू कर देंगे। अगले दिन गोपाल ने अपने ढाबे के बाहर लिखा, इको फ्रेंडली ढाबा, स्पेशल बैम्बू मटन बिरयानी, ऐसा बोर्ड लगाया। वो बिरयानी बर्तनों में ना परोसकर बिरयानी को बांस में लाने लगा और केले के पत्तों में परोसने लगा। पानी पीने के लिए ग्लास भी मिट्टी के बने हुए थे। उसने सबका खर्चा लिखा, लेकिन अब भी वो घटिया स्तर के सामग्री और मटन लाकर बिरयानी बनाने लगा। तब दिव्या गोपाल से, भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो बिरयानी बनाते हो वो अब भी बेकार है। तब गोपाल गुस्से में, वो सब मैं देख लूंगा। गोपाल के किए हुए प्रबंध को देखकर लोग फिर से उसके ढाबे में आने लगे। एक दिन एक आदमी, अरे गोपाल, इस बिरयानी में कोई बू आ रही है। तब गोपाल, सर वो बांस में बनाते हैं ना, इसीलिए वैसी बू आ रही है, लेकिन सेहत के लिए बहुत बढ़िया है सर। इस तरह कोई भी शिकायत करता तो गोपाल उन्हें ऐसा ही जवाब देता। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन एक व्यक्ति गोपाल के ढाबे में आया। वो गोपाल से, बैम्बू मटन बिरयानी का बोर्ड देखा, मैं बहुत खुश हुआ और आपके पास खाने चला आया। गोपाल, अरे साहब, बांस पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, आप हमारी बिरयानी को खाकर स्वाद का आनंद लीजिए। उस व्यक्ति ने बैम्बू बिरयानी खाया और गुस्से में, ये क्या, इसमें से कोई बदबू आ रही है? गोपाल ने उसे भी वही जवाब दिया जो वो सबको देता चला आया। तब वो व्यक्ति गुस्से में गोपाल से, क्या बांस में खाना कैसे बनता है क्या मैं नहीं जानता? अरे बांस में खाना कैसे बनाते हैं ये हम ही ने तो पता लगाया था, हम हर रोज बांस में ही खाना बनाते हैं। कहकर उसने गुस्से में गोपाल को 2 थप्पड़ मारे। वहां उपस्थित बाकी लोग भी आकर गोपाल को मारने लगे। तब दिव्या गोपाल से, कम से कम अब तो अकल आई होगी। हम जब तक ईमानदारी से काम करें लोग हमारा आदर करते रहेंगे। लालच में पड़ोगे तो एक ना एक दिन यही परिणाम होगा। गोपाल उस व्यक्ति से, अब मुझे माफ कर दीजिए, बांस की बिरयानी कैसे बनाते हैं मैं नहीं जानता, क्या आप मुझे सिखाएंगे? वो व्यक्ति खुशी खुशी मान गया। इस तरह गोपाल ने उस व्यक्ति से मटन बिरयानी कैसे बनाते हैं सीखा, क्योंकि इस बार बांस में बना हुआ बिरयानी बहुत स्वादिष्ट था। लोग फिर से गोपाल के ढाबे में आकर बैम्बू मटन बिरयानी खाने लगे। उसके साथ साथ और भी कई व्यंजन जो बांस में बनाते थे वो खाने लगे।
इस तरह गोपाल ईमानदारी से काम करने लगा और ढाबा चलाने लगा। ये देखकर दिव्या बहुत खुश हुई। मैजिकल चिकन मशीन। मिर्जापुर नाम के गांव में चाहर नाम के व्यक्ति के 2 बेटे थे, जीतू और तेजा। उन दोनों में बहुत प्यार था। जब वे दोनों बड़े हो गए तो जीतू की सिमरन से और तेजा की लहरी से शादी हो गई। शुरू में सिमरन घर में बड़े प्यार से रहती थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि तेजा पढ़ा लिखा नहीं था तो वो लहरी पर ताने कसने लगी। कुछ दिन तक सहने के बाद लहरी चाहर से, बाबूजी, दोनों आप ही के बेटे हैं ना? आपने जेठ जी को तो पढ़ने दिया पर इन्हें क्यों नहीं पढ़ाया? ये कैसा अन्याय है? जेठ जी बढ़िया नौकरी कर रहे हैं और मेरे पति मैकेनिक का काम कर रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इतना ही नहीं, आपके इस निर्णय के वजह से हर रोज सिमरन दीदी मुझ पर ताने कसती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। थी कि तेजा एक प्लेट में चिकन पकौड़ी लेकर वहाँ आया। अरे घर वालों सब आ जाओ, गर्मा गर्म चिकन पकौड़ी मजे लेकर खाओ। तभी सिमरन वहाँ पहुंची। तेजा के हाथ से चिकन का प्लेट छीनकर, अरे देवर जी, आप चाहे जितना निकम्मा क्यों ना हो, आप जो चिकन पकौड़ी बनाते हैं भाई, उसका स्वाद तो अलग ही होता है। दीदी, ये ठीक नहीं है। आप जानते हैं किससे बात कर रही है? जो जी में आए बोल दिया आपने। ये अनपढ़ है तो क्या हुआ? आपको यूँ ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जेठ जी ज्यादा पैसे कमाते हैं तो आप खुश रहिए, लेकिन हमारा अपमान करेंगी तो हम चुप नहीं बैठने वाले। अरे जो मेरे घर बैठकर मेरे पति का कमाया हुआ पैसा खाएंगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। अगर आप लोगों को तकलीफ होती है तो घर छोड़कर चले जाओ। देखो बहू, ये घर इन दोनों बेटों का है। तभी जीतू वहाँ पहुँचा। देखिए पिताजी, इस घर पर जो कर्ज था वो मैंने चुकाया है। अगर आप ये कहेंगे कि ये घर दोनों का है तो मुझे मंजूर नहीं है। अगर इस घर पर हक जमाना हो तो उससे कहिए कि वो ये कर्ज चुका दे और अपना हिस्सा ले ले। क्या कहा बेटे, तुमने कर्ज चुकाया है? बेटे, तेरे पढ़ाई के लिए तेजा ने अपनी पढ़ाई का त्याग किया है। वो मेहनत करता रहा और तुम्हारे स्कूल और कॉलेज की फीस भरता रहा। मैं नहीं जानता था कि तुम एहसान फरामोश हो। जब बात इतनी बढ़ गई है तो मैं भी इस घर में नहीं रहने वाला। हम तीनों इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। कहकर वे तीनों घर छोड़कर चले गए। बाद में तेजा ने जाकर अपने साथ काम करने वाले मैकेनिक बाजवा को घर में जो कुछ हुआ सब बताया। यार तू चिंता ना कर, बचपन से तू मेरे ही पास काम कर रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था। मैंने ये बात अपने बेटे से कही जो कॉलेज में पढ़ता है। उसने तुम्हारे बनाए हुए चिकन पकौड़ी खाए थे ना, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज में एक मैजिकल चिकन मशीन तैयार किया है। इस मशीन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस चिकन डालो तो तंदूरी चिकन बनकर बाहर निकलता है। वो देखो, वो मशीन पड़ा है वहाँ पर। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, तुम खुद ही चले आए। उस मशीन को देखकर तेजा, मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, पर भगवान का दिया हुआ इस भाई ने मेरी मदद की। शुक्रिया भैया। अगले दिन से तेजा अपने पिताजी और पत्नी की मदद से मैजिकल चिकन मशीन में वो तंदूरी चिकन और चिकन पकौड़े बनाने लगा। और घर के बाहर उसे बेचने लगा। धीरे धीरे लोग उस चिकन को खाने के लिए आने लगे। सिमरन और जीतू जब तब आकर तेजा का अपमान करते हुए जाने लगे, लेकिन तेजा, लहरी और चाहर उनकी परवाह नहीं करते थे। धीरे धीरे उनका धंधा खूब चलने लगा। लोग गाड़ियों में आकर वहां मजे से खाने लगे। एक दिन लहरी, तेजा और चाहर तंदूरी चिकन बेच रहे थे कि तभी गाड़ी में बिजनेसमैन धर्मा के साथ जीतू आया। उन्हें देखकर तेजा अपने मन में, ये क्या, इस धनवान के साथ जीतू क्यों आया है? पता नहीं क्या मुसीबत खड़ी करेगा। यूं सोच ही रहा था कि धर्मा तेजा से, भैया 2 प्लेट चिकन देना। देखो जीतू, जानते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? बहुत दिनों से मेरे कंपनी में बड़े अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हो। मैं वहाँ तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। चुपचाप मुझे बता दो कि तुमने वो 20 लाख कहाँ छुपा के रखा है, वरना पुलिस यहीं पहुँचेगी और तुम्हें कैद करके ले जाएगी।
देखिए साहब, बचपन से ही मुझे चोरी करने की आदत नहीं है। मैं मेहनत करता हूँ और पैसे मांग कर लेता हूँ, लेकिन मैं चोरी कभी नहीं करता साहब। मैं स्वार्थी हो सकता हूँ लेकिन चोर नहीं। देखो, हर एक व्यक्ति अपने आप को ईमानदार ही कहता है, लेकिन ईमानदारी इसमें नहीं है कि खुद ढिंडोरा पीटे। दूसरों से कहलवाओ कि तुम ईमानदार हो तो मानूं। ये सब सुनकर वहीं खड़ा तेजा, साहब, मेरा भाई चोर नहीं है साहब, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये सच है साहब। अरे तेजा, तुम जीतू के भाई हो? तुमने कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। यानी जायदाद के लिए जो इसने अपने भाई को धक्के मार के निकाला वो तुम ही हो। बहुत अफसोस हुआ भाई, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार जब 20 लाख रुपए से भरा सूटकेस मैं तुम्हारे पास भूलकर चला गया था, तुम्ही ने लाकर मुझे दिया था। मैं जीतू पर इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि तुमने उसे ईमानदार कहा है। लेकिन मुझे जीतू पर तरस आता है कि तुम जैसे अच्छे भाई से वो दूर है। लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम्हारा ये धर्मा भाई है। तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझसे कहना। ये बात सुनकर जित्तू ने लहरी, चहर और तेजा से माफी मांगा। थोड़ी देर बाद सिमरन ने भी आके उन तीनों के सामने हाथ जोड़े। उसके बाद वे सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। मिनी ट्रैक्टर चैलेंज। सदाशिवपेट नाम के गांव में चंद्रकांत नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वो गांव के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेल कूद का प्रतियोगिता में भी सक्रिय से हिस्सा लेना है कहकर सोचता था। इसलिए चंद्रकांत उस गांव के बच्चों को कई तरीके के प्रतियोगिता रखता था। उस गांव में एक मिट्टी का पहाड़ था। उसके ऊपर जाने के लिए पहाड़ के चारों ओर मिट्टी का सड़क था। एक दिन चंद्रकांत ने उस पहाड़ पर गांव के बच्चों के लिए मिनी ट्रैक्टर रेस का प्रतियोगिता रखा। सब बच्चे तरह तरह के रंग का ट्रैक्टर को लाकर रेस में भाग लिए। उन मिनी ट्रैक्टरों पर सब मुकाबला करते हुए उस पहाड़ के ऊपर चलने लगे। आखिर में एक बच्चा सबसे आगे जाकर पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। फिर चंद्रकांत ने उस बच्चे को 5 लाख का इनाम दिया। बच्चे, रेस बहुत चैलेंजिंग है ना, इसलिए हर साल मैं ये रेस रखने के लिए सोच रहा हूँ। अगले साल रेस जीतने वाले को 10 लाख का इनाम देता हूँ। तब सब बच्चे तालियां बजाए। ये सब गणेश नाम का एक बच्चा देख रहा था। गणेश का पिता शंकर एक गरीब किसान था। उसके पास जो 1 एकड़ का जमीन में खेती बाड़ी करके उनका परिवार को पालता था। शंकर अपने खेत जोतने के लिए मुकेश नाम का एक आदमी से ट्रैक्टर किराए में लेता था। वैसे ही फसल का निवेश के लिए भी ब्याज में पैसे भी लिया था। उस साल शंकर का खेत में कीड़े पड़कर उसका फसल पूरा नाश हो गया था। एक दिन मुकेश शंकर के घर आके, अरे ओ शंकर, 1 हफ्ते से बिल्कुल गायब हो गए हो। साल भर बिना किराया पूछे ट्रैक्टर दिया और निवेश के लिए भी पैसा दिया। उसको वापस देने का समय आया तो मुंह क्यों छुपा रहे हो? वैसा बात नहीं है मुकेश जी, इस साल मेरा पूरा फसल नाश हो गया है। मुट्ठी भर दाना भी नहीं मिला, घर में भी 1 रुपए भी नहीं है। उसकी वजह से हफ्ता भर घर में ही बैठकर चिंता हो रहा हूँ। लेकिन आपके पैसों को वापस नहीं करने के लिए तो नहीं, आप थोड़ा समय देंगे तो मैं आपका कर्ज चुका देता हूँ। तब मुकेश मन में, इसका खेत को अपनाने के लिए यही एक अच्छा मौका है, सोचने लगा। देखो शंकर, मेरा ट्रैक्टर का किराया और तुमको उधार दिया हुआ पैसे और ब्याज सब मिला के 3 लाख रुपए हो गए हैं। वो वापस मुझे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, नहीं तो तुम्हारा खेत मेरे नाम पर लिख के देना होगा। तब शंकर हैरान होकर, ये क्या है मुकेश जी, ट्रैक्टर का किराया और ब्याज का पैसे सब मिलाकर सिर्फ 50,000 ही हुआ है ना, आप तो 3 लाख बोल रहे हैं। मैंने तुमको 10 रुपए का ब्याज में पैसे दिया था ना, वो महीने का नहीं, रोज का 10 रुपए है। चाहिए तो तुमने जो अंगूठा लगाया वो कागजात में देखो।
तब शंकर का होश उड़ गया। इसलिए एक हफ्ते में पैसे दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा खेत को ले लूंगा। मेरे बारे में तुमको मालूम है ना, चलता हूँ। कहकर वहां से चला गया। वो सुनकर उसकी बीवी कुसुम रोने लगी। गणेश को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया। फिर गणेश गांव से दूर एक कुएं के पास जाकर बैठकर चिंता हो रहा था। तब उस कुएं से एक मुनीश्वर बाहर निकलकर आया। तब गणेश हैरान हो गया। बेटा, मैं इस कुएं में तपस्या कर रहा हूं। जब तपस्या में था तभी तुम्हारा मुश्किल को महसूस करके मैं बाहर आया। मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूं, बोलो? पैसे दूं क्या? स्वामी जी, मुझे ऐसे मुफ्त में पैसा लेना पसंद नहीं है। कल मिनी ट्रैक्टर चैलेंज होने वाला है। कम से कम मेरे पास एक मिनी ट्रैक्टर होता तो हमारा खेत और हमारे परिवार को बचा सकता हूँ। मैं बड़ा ट्रैक्टर ही अच्छे से चलाता हूँ स्वामी। मैं उस रेस में जरूर जीतूंगा। ठीक है, फिर एक ही तीर से दो चिड़िया गिराने का उपाय मैं बोलता हूँ। कहकर थोड़ा राख उसके हाथ में देकर उससे कुछ कहा। गणेश ने उसको प्रणाम किया। उस रात गणेश मुकेश के घर गया। उसके ट्रैक्टर पर वो राख छिड़का। बस वो मिनी ट्रैक्टर में बदल गया। फिर गणेश उसको लेकर चला गया। अगले दिन उस पहाड़ में मिनी ट्रैक्टर चैलेंज शुरू हुआ। सब बच्चे अपने ट्रैक्टर से वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे। गणेश एक एक ट्रैक्टर को पार करते हुए आगे जा रहा था। वैसे ही रेस सुहावना होते हुए चल रहा था। गणेश उससे पहले जीतने वाले बच्चे को भी पार कर लिया। फिर आखिर में पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। नीचे से देखने वाले सब लोग जोर से तालियां बजाए। चंद्रकांत ने गणेश का प्रशंसा करके 10 लाख इनाम दिया। उस रात गणेश उस मिनी ट्रैक्टर को मुकेश के घर में रख दिया। फिर अगले दिन गणेश और शंकर मुकेश के घर गए। फिर शंकर ने मुकेश को 3 लाख रुपए देकर कागजात को वापस लिया। अरे वाह, इतने पैसे कहाँ से आए हैं तुमको? ठीक है, जो भी है, हम तुम दोस्त है ना। मेरे ट्रैक्टर ले जाकर खेत जोतो, तुमको किराए कम कर दूंगा। कहकर ट्रैक्टर की तरफ देखा। वहां पर मिनी ट्रैक्टर था। मुकेश चौंक गया। क्या हुआ अंकल, तमाशा कर रहे हो क्या? बच्चों का खेलने वाला ट्रैक्टर को दिखाकर खेत जोतने को कह रहे हो? चलिए डैडी, चलते हैं। मुकेश को क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया और सर पकड़ लिया। बचा हुआ पैसों से वो लोग खुद के लिए ट्रैक्टर खरीदकर खेत को अच्छे से जुताई करने लगे और वो लोग खुशी से जीने लगे।